हेलो फ्रेंड्स, सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के लेसन पर। मैं रिपुदन चौबे आपके अपने चैनल अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्स। वाटर यानी जल को संसाधन क्यों कहा जाता है, जल संसाधन क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। देखिए, जल सभी जीव जंतुओं का स्रोत है। जैसे अब स्रोत से तात्पर्य क्या है कि एक कहावत है कि बिना जल के जीवन नहीं है। जैसे समर सीजन में आप देखते हैं, जब पेड़ पौधों को जल का अभाव होता है तो वो सूख जाते हैं, या फिर जो है उनमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। या डेजर्ट एरिया में आप चले जाइए तो वहाँ पर जो जल के अभाव में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले होते हैं। वहाँ पर वो पेड़ पौधे में कांटे होते हैं ताकि वो कम से कम जो वाटर है उसका इवेपोरेट कर सकें। तो वाटर रिसोर्स इस पृथ्वी का सबसे बहुमूल्य संसाधन है, जिस पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मानव। अब बात करते हैं कि ये रिसोर्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग, यानी अगर हम पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बांट दें तो 3 भाग पर जल है और 1 भाग जो है उस पर स्थल मंडल है, या कह सकते हैं 1 भाग जो है वह स्थल है, भूमि है, और 3 भाग पर जल है। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी पर फ्रेश वाटर का लगभग जो परसेंटेज है वो कुल, अगर हम उसको 100% में डिवाइड कर दें तो लगभग 71% जो वाटर है उसमें लगभग 1% जो है वो फ्रेश वाटर है। कितने परसेंट? 1% फ्रेश वाटर है जिसको आप पीते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो वाटर है वो फ्रेश सैल्टी वाटर है या तो फिर पेलुटेड वाटर है। वाटर जो है वो रिन्यू होता रहता है, मतलब जल जो है अगर वो प्रदूषित हो गया तो वो रिन्यू हो जाता है, फिर से नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है। यह एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हिंदी में अगर इसको हम समझाएं तो वाष्पोसर्जन, संघनन और वर्षण। मतलब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन यानी वाष्पोसर्जन बहुत तेज़ी से होता है। गर्मी रहती है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो कपड़े की नमी जल्दी से सूख जाती है, ठीक है। तो यह एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिससे वाटर रिन्यू होता रहता है। ऐसा माना जा गया है ग्लोबल सर्वे में, ग्लोबल एजेंसी सर्वे में, कि 2025 तक लगभग वाटर स्कैर्सिटी की समस्या उत्पन्न होगी। लगभग 2 बिलियन लोगों को, लगभग 2 बिलियन लोगों को वाटर स्कैर्सिटी की समस्या उत्पन्न होगी, या वाटर के अभाव यानी पानी के अभाव की समस्या उत्पन्न होगी। आप देख ही रहे हैं आज ही के समय 2020 चल रहा है तो बहुत सारी समस्याएं समर सीजन में उत्पन्न हो जाती हैं शहरों में कि पानी की कमी हो जाती है, लोग पानी के लिए दर दर भटकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पानी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, अनावश्यक रूप से वाटर का एब्जॉर्बेशन करते हैं या अनावश्यक रूप से पानी को बर्बाद करते हैं। वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि वाटर नेचर का एक गिफ्ट हमको दिया गया है। मतलब नेचर यानी प्रकृति ने
जल को हमको एक उपहार के रूप में दिया है, तो हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। यह जान लीजिए कि जल को हम जितना बचाएंगे उतना ही हमारे आने वाली जनरेशन के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए आसान जीवन होगा। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे एशियंटर थे, उन्होंने ऐसा किया, तो हम जल का उपभोग कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं करते तो आज हमारे सामने जल की समस्या उत्पन्न हो जाती। इमेजिन कर लीजिए कि अगर बहुत कम वर्षा हो तो ड्रट जोन यानी सूखा उत्पन्न हो जाएगा, खान पान की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो जो एरिया हैं, जो एग्रीकल्चरल एरिया हैं, वो डेजर्ट बन जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे, जिससे लोग स्टारवेशन यानी भूखमरी से मरने लगेंगे। तो वाटर स्कैसिटी बहुत ही डेंजरस है। हमें वाटर को इसलिए भी कंजर्व करना चाहिए। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है यानी जो वर्षा होती है, उसे कलेक्ट करना चाहिए, उसे इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि वाटर को जब तक आप कलेक्ट नहीं करेंगे, बड़े जो एशियंटर थे वो तालाब खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे, पोखरे खुदवाते थे। क्यों? क्योंकि वाटर उसमें कलेक्ट हो सके, जो वर्षा का पानी है उसमें इकट्ठा हो सके। जब वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा होता था तो वह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था। वह जल जो था वह पृथ्वी के नीचे जमा होता था, और जल जो है वो पृथ्वी के तापमान को भी कम करके रखता था। बहुत ज़्यादा जंगल थे, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था, जिससे वर्षा भी अच्छी होती थी, एटमॉस्फेयर प्योर था। आज का तो क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, जिस तरह जो पोखरी हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, जिस तरह लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे आने वाला जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, आने वाला जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डेंजर्ड में फंस जाएगी, यानी स्टारवेशन की समस्या, भूखमरी की समस्या, ड्रट यानी सूखे की समस्या, वाटर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो लोग अपने आप मरना शुरू कर देंगे। तो वी कैन नॉट डिस्कशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वाटर स्कैसिटी, वी डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्स। तो हमें वाटर रिसोर्स के बारे में जानना है। प्रेसिपिटेशन के रूप में कहीं बाढ़ आती है तो कहीं जो है सूखा पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो हमारा लिथोस्फीयर है, यानी हमारा जो स्थल मंडल है, यह सबसे बड़ा कारण है कि कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है माउंटेन्स एंड प्लेटूज एंड विंड डायरेक्शन। हवा की जो डायरेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो माउंटेन हैं, जो प्लेटूज है, जैसे आप देखते हैं कि नॉर्थ में हिमालय है, तो रेन बियरिंग विंड को वो रोक देता है, तो उन एरियाज़ में वर्षा अच्छी होती है। दक्कन के प्लेटूज की बात अगर हम करें तो साउथ से आने वाली जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से आने वाली जो रेन बियरिंग विंड है, उनको वो रोकता है, जिससे उन एरियाज़ में वर्षा अच्छी होती है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो रेन बियरिंग विंड है उसको उससे रोकता है, तो वो ईस्ट में वर्षा अच्छी होती है। ठीक है। जो पॉपुलेशन है, तीसरा सबसे बड़ा वाटर स्कैसिटी का जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाटर स्कैसिटी की सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को वाटर की नीड उस तरह बढ़ेगी, और जिस तरह वो वाटर की नीड बढ़ेगी उसके कारण लोग अधिक से अधिक मात्रा में वाटर का एब्जर्वेशन करेंगे, जिससे पानी की कमी होगी। तो आइए चर्चाएं करते हैं कि उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस तरह की समस्याएं या इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा।
इंडस्ट्रियल जोन यानी मल्टी नेशनल कारपोरेशन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने जगह जगह इंडस्ट्रीज बैठाने शुरू कर दिए, जिसके कारण वाटर की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। आप देख ही रहे हैं कि वाटर की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डेवलपमेंट बढ़ने लगा, जिसके कारण नई नई कंपनीज, नए नए इंडस्ट्रियल जोन बनने लगे, फॉरेस्ट एरिया को कट किया जाने लगा, बहुत अधिक मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाने लगा, तो जिसके कारण वाटर की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। सोसाइटीज़ बढ़ने लगी, एग्रीकल्चरल एरिया में एरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाने लगा, पंपिंग डिवाइस का यूज़ किया जाने लगा। अर्बन एरिया में वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके कारण ग्राउंड वाटर धीरे धीरे उसका लेवल कम होता गया और वाटर की समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। जो सबसे बड़ा समस्या है कि फॉरेस्ट एरिया या एग्रीकल्चर एरिया बढ़ जाने के कारण वाटर की नीड बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे वाटर की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी या जल का प्रयोग किया जाने लगा, तो अधिक मात्रा में जो जल है उसका प्रयोग जब किया जाने लगा तो वह वाटर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे वह डिस्चार्ज होने लगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण, यानी जंगलों की कटाई के कारण वर्षा कम होती गई, दिन प्रतिदिन जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती गई, जिससे लिथोस्फीयर पे वाटर की समस्या बढ़ती गई। भाई वर्षा कम होगी, पानी कम बरसेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा तो जाहिर सी बात है ज़रूरत से कम अगर आपके पास पानी है तो समस्या उत्पन्न होगी। चौथी सबसे बड़ी समस्या है जो फ्रेश वाटर सोर्स से, जैसे पॉन्ड, वॉल, लेक्स, रिवर्स, ये जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूटेड होने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल से वो प्रदूषित होते गए, जिसके कारण वह जल जो है वह पोल्यूटेड जल हो गया। एग्रीकल्चरल एरिया में केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र के यूज के कारण जो जल था वो पोल्यूटेड होता गया, जिससे वाटर की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो हमें इसे निश्चित रूप से कंजर्व करना चाहिए कि वाटर अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वाटर हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होगा, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वह प्रभावित होगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब जब जल ही नहीं रहेगा तो आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिव सॉयल है, मतलब मिट्टी है, अगर वह प्रदूषित होती चली गई तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जल को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करता है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाता है। यदि इस अर्थ पर वाटर की समस्या बहुत विकराल रूप में उत्पन्न हुई तो ह्यूमन की लाइफ या इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी से मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भी हमें इन्हें कंजर्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्लास 10th के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या है? मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट से मल्टी काम, यानी इलेक्ट्रिक उत्पादन होना, इरिगेशन होना, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसीलिए उसको कहते हैं कि उसके साथ कई वर्क जुड़े होते हैं। यानी उससे बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, उससे सिंचाई भी की जाती है, उससे फॉरेस्ट्री भी की जाती है, उससे ऑर्चार्ड भी बनाया जाता है। तो कई मल्टीपर्पज़ वर्क किए जाते हैं, जिससे इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।
आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।